नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट दी मॉनसून सेशन 2025। ये डिस्कशन हो क्यों रहा है? क्योंकि आई रिसीव्ड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर इस सेशन में अलग अलग बिल्स पास हुए हैं, डिफरेंट बिल्स हैव बिकम एक्ट, तो क्या मुझे सारे के सारे बिल्स की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? इस सवाल को एड्रेस करते करते मुझे लगा दैट देर इज़ अ नीड टू कवर द एंटायर सेशन कॉम्प्रिहेंसिवली, जिससे कि आपको भी एक आइडिया आ जाए हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बिल्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन, स्पेशली फ्रॉम एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये डिस्कशन आपके लिए मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार रहेगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी के बारे में आपको पता चलेगा, सेशन के बारे में आपको पता चलेगा। हम लोग हमेशा पार्लियामेंट्री डिक्लाइन की बात करते हैं, तो क्या इस सेशन में हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रही, इसके ऊपर चर्चा होगी। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस है, तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट बिल्स दैट वर पास्ड ड्यूरिंग दिस सेशन, और उसकी एनालिसिस भी हम लोग करेंगे एक साथ में। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा फॉर टुडेज डिस्कशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा की। सबसे पहले मॉनसून सेशन की शुरुआत कब हुई थी? आप जानते हैं कि इस साल के 2025 के मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई थी जुलाई 21, 2025 को, और एक महीना चला पूरा। आई वुड से रादर 32 डेज चला। अगस्त 21, 2025 को ये एंड हुआ। और इस साल का जो मॉनसून सेशन था, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारी डिसरप्शंस हुई। there are so many political issues that are going on regarding the electoral roll revision, और काफ़ी लैंडमार्क डिस्कशंस भी हुई इस सेशन के दौरान, और लेजिस्लेटिव एक्टिविटी बहुत सिग्निफिकेंट रही। डिसरप्शंस भी थे, अपोजिशन के प्रोटेस्ट भी चल रहे थे, लेकिन कुछ लैंडमार्क लेजिस्लेशंस पास हुए हैं और कुछ लैंडमार्क बिल्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस दौरान मॉनसून सेशन में लोकसभा इट सैट फॉर 21 डेज ओवर 32 कैलेंडर डेज, यानी कि 32 कैलेंडर डेज थे, उसमें से 21 दिन सिटिंग यहाँ पे हुई और ढेर सारे नोटेबल बिल्स यहाँ पे पास हुए। सेशंस की तारीख मैंने आपको बता दी है। सिटिंग्स 21 हुए लोकसभा के, ऑलराइट, क्योंकि बीच में ब्रेक था। आप जानते हो कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे था, तो 12 अगस्त से 18 अगस्त तक की एक ब्रेक थी इस मॉनसून सेशन के दौरान। ठीक है, अब सबसे पहले चीज समझते हैं सेशन और उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी के साथ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आपने बोला सेशन, फिर आप बोल रहे हो सेटिंग, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, इसकी डिटेल्स हमें मिलती हैं आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप आर्टिकल 85 में जाओगे, यहाँ पे दो पार्लियामेंट के सेशंस के बीच मैक्सिमम जो गैप हो सकता है दैट कैन बी 6 months। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। अब ध्यान रखना है, जनरली हमारे पॉलिटिकल सेटअप में 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला जो साल का सेशन होता है वो बजट सेशन होता है, उसके बाद मॉनसून सेशन होता है, और अंत में हमारा विंटर सत्र यानी कि विंटर सेशन चलता है। उससे ज़्यादा भी सेशंस हो सकते हैं, ध्यान रखना है। बट 2 सेशंस के बीच अवधि जो गैप हो सकती है दैट कैन बी 6 months। इसका मतलब क्या है? बहुत ही क्रूडली आपको बता रहा हूँ कि साल में कम से कम 2 सेशंस होने हैं। ऑल्दो किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक टेक्निकल डाउट पूछा था कि अगर एक सेशन सर पूरा 1 साल चला तो ईयर में एक ही सेशन होगा। सो अगेन हाईली टेक्निकल डाउट, इट डज नॉट हैपन अ लॉट। बट सेशन कितने दिन चलेगा, कितने दिनों की सिटिंग होती है, या फिर कितना ड्यूरेशन होगा सेशन का, ये सारी चीज़ें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिसाइड करती है। तो जो सेशन कॉल होगा, प्रेसिडेंट उसको कॉल करते हैं, और सेशन को एंड जब करते हैं उसको हम लोग प्रोरोगेशन कहते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है डिसोल्यूशन का। तो इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा समझते हैं। समन मतलब प्रेसिडेंट कॉल करेंगे सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि अभी सेशन एक्टिव है। जब सेशन में वो आएंगे, उसको पर डे सिटिंग होती है, यानी कि जब वो लोकसभा अटेंड करेंगे उसको हम लोग सिटिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 2 सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 months हो सकती है। प्रोरोगेशन इज अगेन डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एंड द सेशन। एक सत्र को एंड करने के लिए प्रोरोगेशन कहा जाता है।
ध्यान रखना है, प्रोरोगेशन का मतलब हाउस डिसॉल्व नहीं होता है। जो भी बिल्स पेंडिंग है, जो भी बिजनेस पेंडिंग है, लोकसभा हो राज्यसभा हो, वो कैरी होता है। नो बिल्स लैप्स ऑन प्रोरोगेशन, दे कैरी टू द नेक्स्ट सेशन। सर नेक्स्ट सेशन कब शुरू होगा? मैंने ऑलरेडी बताया, जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, दे विल फाइनलाइज इट। इसके अलावा डिसोल्यूशन के भी रूल्स दिए गए हैं आर्टिकल 85 के अंदर, जिसका अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही। डिसोल्यूशन केवल लोकसभा का हो सकता है। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है दो तरीके से, एक तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी जब उसका 5 ईयर का टर्म खत्म हो जाएगा, या फिर उससे पहले भी हो सकता है, उससे पहली तारीख पे भी हो सकता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ध्यान रखना है, जब लोकसभा डिसॉल्व होगी, जो भी पेंडिंग बिल्स है लोकसभा के सामने वो लैप्स हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही। इनफैक्ट इससे जुड़ी हुई टेक्निकलिटी भी है, आई एम क्वाइट श्योर दैट यू नो इट। अब इसके अलावा दो और टर्म्स होते हैं सिटिंग से जुड़े हुए। सिटिंग का मतलब क्या है? अब टिपिकल पार्लियामेंट का दिन शुरू होता है सुबह 11 बजे, सारे एमपीस आएंगे, तो अगर उन्होंने अटेंड किया, दैट इज कॉल्ड सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इस सेशन में पूरे 32 कैलेंडर डेज थे, लेकिन उसमें से 21 सिटिंग्स हुए लोकसभा के। इमेजिन कीजिएगा कि 11 अगस्त को सभी मेंबर्स पहुंचे, सो दैट वुड बी अ सिटिंग। अब जब सिटिंग होती है तो सिटिंग को एडजर्न किया जा सकता है। एडजर्नमेंट की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, यानी कि लोकसभा में स्पीकर के पास है, राज्यसभा में चेयरमैन के पास होती है। अब ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पावर आती है, दैट कम्स फ्रॉम रूल 15 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसका अप्रोप्रिएट रूल है आपके राज्यसभा में भी। अब एडजर्नमेंट का मतलब है टेम्पररी सस्पेंशन हुआ। जैसे समझ लीजिए सुबह 11 बजे सभी एमपीस आए अटेंड करने के लिए, 2 घंटे चर्चा हुई, डिस्कशन हुई, 2 घंटे बाद स्पीकर बोलेंगे कि अभी सभा स्थगित है और वापस हम लोग मिलेंगे दोपहर में 3 बजे। दैट इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट कम्स विथ रिकन्वीनिंग टाइम और डेट। अब एडजर्नमेंट कुछ घंटों के लिए हो सकता है, दिन के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। एडजर्नमेंट की वजह से जो बिजनेस है, पेंडिंग बिजनेस है, बिल्स हैं, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। एक और टर्म आता है एडजर्नमेंट सिने डाई। इसका भी पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही है। ध्यान रखना है, एडजर्नमेंट सिने डाई का कोई रूल नहीं है, दिस इज जस्ट बाय कन्वेंशन। एडजर्नमेंट सिने डाई का मतलब है, लैटिन टर्म है सिने डाई, मतलब विदाउट एनी डे। इट मीन्स द हाउस इज एडजर्न्ड विदाउट फिक्सिंग अ डेट ऑफ नेक्स्ट सिटिंग। यानी कि स्पीकर कहेंगे अभी सभा स्थगित हो चुकी है, ये नहीं बताएंगे कि वापस कब मिलना है। जब ऐसा होता है तो जनरली उसके बाद प्रेसिडेंट सेशन को प्रोरोग कर देते हैं। सेशन की शुरुआत जो होती है उसको समनिंग कहते हैं, सेशन का अंत जो होता है उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। आई होप दीज टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू। अब सर मॉनसून सेशन में क्या हुआ, मॉनसून सेशन की परफॉर्मेंस क्या रही? मॉनसून सत्र में लोकसभा वर्कड फॉर ओनली 29% ऑफ शेड्यूल्ड टाइम, राज्यसभा 34% ऑफ शेड्यूल टाइम वर्क कर चुका। टोटली ओनली 37 आवर्स का प्रोडक्टिव वर्क हुआ लोकसभा में, क्योंकि ढेर सारे डिसरप्शंस हम लोगों ने देखे। मल्टीपल डिसरप्शंस हैपन, ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट भी किया, ऑपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। लेकिन इस सत्र के दौरान जैसे मैंने आपको बताया, डिस्पाइट द प्रोटेस्ट, डिस्पाइट द वॉकआउट, 14 बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड they were passed, many were passed as well। 14 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया और 15 बिल्स पास हुए। क्यों? क्योंकि पहले वाले जो ओल्ड बिल्स थे उनमें से भी कुछ पास हुए और एक बिल को विड्रॉ भी किया गया। आपको याद होगा कि हमारा इनकम टैक्स बिल जो पहले इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग द बजट सेशन, उसको फाइनेंस मिनिस्टर ने विड्रॉ किया, एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया और जल्दी से वो नया बिल पास भी हो गया। ऑलराइट, अब नोट करना है, मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में बहुत सारे डिसरप्शंस हुई, बहुत सारी वॉकआउट हुई। लोकसभा कुड वर्क ओनली 29%, राज्यसभा कुड वर्क ओनली 34%। आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की डिसरप्शंस होती हैं, जब भी इस तरह का रोक होता है, तो बहुत लॉस होता है। ना सिर्फ पार्लियामेंट का, क्वालिटी डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, एक्सचेकर का मनी भी लॉस होता है, टैक्स पेयर का मनी भी लॉस होता है। एक दिन पार्लियामेंट रन करने के लिए पता है कितना कॉस्ट लगता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। आई एम रिपीटिंग, पर मिनट 2.5 लाख रुपीस। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो इमेजिन करो 6 घंटे का सेशन है, लंच आवर को हटा के, तो एक दिन का पार्लियामेंट का कॉस्ट होता है 9 करोड़ रुपए। इसमें इंक्लूड होता है मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्यूल, सिक्योरिटी, एमपीज़ का सैलरी, सारी चीज़ें मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक दिन का अगर पार्लियामेंट का डिसरप्शन हो जाएगा, दैट कॉस्ट्स 9 करोड़ रुपीज़। ह्यूज, राइट? दैट इज़ वाई वी से दैट पार्लियामेंट हैज़ टू रन इफेक्टिवली। पार्लियामेंट इज़ दैट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जहाँ पे डिबेट, डेलिब्रेशन और डिस्कशन होना चाहिए। वो हम सभी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन होती है पूरे देश की। सो डिसरप्शंस दे डू नॉट हेल्प एनीबडी। अब इस सत्र के दौरान कुछ नोटेबल डिस्कशंस भी हुई। एक स्पेशल डिबेट कॉल किया गया ऑपरेशन सिंदूर पे। आप जानते हो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने कैरी आउट किया आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक इन अप्रैल 2025, और बहुत सारे एमपीज़ ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर बात की, डिबेट हुआ। इसके अलावा पार्लियामेंट ने अप्रूव किया प्रेसिडेंट रूल। आप जानते हो कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है और इसको अप्रूव किया और कुछ बिल्स जो थे वो मणिपुर से जुड़े हुए थे। ऑफ कोर्स आई विल नॉट बी डिस्कसिंग देम, आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट। अब आप जानते हो कि रूल क्या है अंडर आर्टिकल 356, किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, तो हर 6 महीने में उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल लगती है। यानी कि पार्लियामेंट से एक रेजोल्यूशन पास होना है दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फॉर अनदर 6 मंथ्स। और यही हुआ मणिपुर से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। क्वेश्चन उठता है, सर कितने दिनों तक चल सकता है? मैक्सिमम 3 ईयर्स तक चल सकता है, सब्जेक्ट टू 6 मंथ अप्रूवल। एवरी 6 मंथ अप्रूवल मिल जाना चाहिए। क्यों 3 साल की लिमिट दी गई? अगर 3 साल से ज़्यादा होना है तो या तो नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्टिफाई करना चाहिए कि वहाँ पे हम लोग इलेक्शन होल्ड नहीं कर सकते। उस सूरत में प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो सकता है। ये सेफगार्ड्स लाए गए थे थ्रू द 44th Constitutional Amendment Act in 1978. Alright, so these were the developments that took place during monsoon session 2025. अब क्वेश्चन उठता है, सर कौन से बिल इंट्रोड्यूस हुए थे? यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है कि कौन से बिल इंट्रोड्यूस हुए थे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर। जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उसकी एनालिसिस जो होगी मैं आगे करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 बिल्स जो मैंने रेड में हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं, ये डिस्कशन ऑलरेडी मैंने सेपरेट आपके साथ कर दिया है। 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की कंप्लीट एनालिसिस मैंने की हुई है। यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टू गेट आइडिया ऑफ दैट। मैं इनमें से जो दूसरे बिल्स हैं उनके ऊपर चर्चा करूँगा जो भी पास हुए हैं। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दीज बिल्स? ध्यान रखना है, इनकम टैक्स बिल कंप्लीटली पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा में भी। टैक्सेशन अमेंडमेंट जो बिल है वो भी पास हो चुका है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बिल्स थे मैं कहूँगा हमारी जिसके ऊपर नज़र होनी चाहिए वो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही थी। बीसीसीआई से जुड़ा हुआ यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन उठता है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। भारत में जो मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग होती थी वो कम्प्लीटली बैन हो चुकी है। इसके अलावा ढेर सारे अमेंडमेंट्स हुए। MMRDA जो माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट था उसमें कुछ बदलाव किया गया। IIM अमेंडमेंट बिल आया। नेशनल एंटी डोपिंग जो एक्ट है 2022 का, उसमें भी संशोधन किया गया। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो, रीएडजस्टमेंट ऑफ STs इन गोवा बिल, मणिपुर GST बिल, मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाए तो सारी चीज़ें पार्लियामेंट से ही चलेंगी। सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज 3। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ लेकिन वो पास नहीं हुआ, इसको एक कमेटी को दिया गया है। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल आया है, ये भी एक कमेटी को दिया गया है। इसके अलावा 130th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है। दीज आर ऑल नाउ ट्रांसफर टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जहाँ पे डिस्कशन होगी। इसके अलावा कुछ पुराने जो बिल्स थे, यानी कि जो पिछले बजट सेशन में आए थे, फिर उससे पहले जो पेंडिंग बिल्स थे, उनमें से भी कुछ पास किए गए, प्रेडोमिनेटली शिपिंग से, पोर्ट से, लेडिंग से जुड़े हुए। बट आई विल बी फोकसिंग ऑन दीज रिसेंट बिल्स इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें से आई विल बी डिस्कसिंग दीज बिल्स वन बाय वन। सबसे पहले इनकम टैक्स बिल 2025। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा ऑलरेडी जो पुराना इनकम टैक्स बिल है 1961, उसके अंदर
चेंजेस दे वर वारंटेड, और इन चेंजेस को लाने के लिए इस बजट सत्र के दौरान फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनकम टैक्स बिल को प्रपोज किया था। अब इनकम टैक्स जो नया बिल था उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको स्टडी किया और उसके ऊपर उन्होंने ढेर सारी रिकमेंडेशंस दी थी। उनके रिपोर्ट के आधार पे जो पुराना वाला इनकम टैक्स बिल था उसको विड्रॉ किया गया और एक नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया विच वॉज बेस्ड ऑन लार्जली द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस बिल को पास किया गया जल्दी से। अब ये बिल करता क्या है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा स्वीपिंग चेंजेस कुछ नहीं है, बस वो हम लोग कहते हैं ना रैशनलाइजेशन किया गया है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। द बिल रिटेन्स मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 1961। कोई टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है, कोई एग्जम्पशंस में बदलाव नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। कोई कॉर्पोरेट टैक्स में चेंजेस नहीं है, लेकिन जो बिल था उसको ओवरहॉल ज़रूर किया गया। जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, उसमें 47 चैप्टर्स थे, 819 सेक्शंस थे। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछिएगा, वो बताएंगे कि हमारा इनकम टैक्स बिल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है उसको समझने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे जो इनकम टैक्स बिल आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग इट फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि इस बिल के पास होने के बाद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसकी स्टडी में ऑलरेडी लगे हुए हैं। रैशनलाइजेशन हुआ है, पहले 819 सेक्शंस थे, अभी 536 सेक्शंस हो चुके हैं। जो भी चेंजेस होंगी दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इसके अलावा ढेर सारे जो डेफिनेशंस है दे हैव बीन रिटेन, कोई चेंजेस नहीं है ऑफेंसेस और पेनल्टी में, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ बदलाव नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो बिल पास हो चुका है, यानी कि नाउ इट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025, इट विल कमेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। 2026 से ये लागू होगा, अगले फिस्कल से ये लागू होना शुरू हो जाएगा। अब जो की चेंजेस यहाँ पे लाई गई है, यहाँ पे केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई है इस बिल में। किस चीज़ की पावर? कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स से जुड़े हुए अलग अलग स्कीम्स ला सकता है फॉर ब्रिंगिंग ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हर कोई बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाना चाहता है, इट मस्ट, हर कोई स्कीम मैं कहूँगा, इट मस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो बदलाव है इस पर्टिकुलर नए बिल में, दैट इज वर्चुअल डिजिटल स्पेस चेक। यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, इनकम टैक्स जो एजेंट्स होंगे, दे कैन एंटर एंड सर्च बिल्डिंग्स, इवन ब्रेक ओपन लॉक्स, एंड दे कैन गो थ्रू द वर्चुअल डिजिटल स्पेस एज वेल। वर्चुअल डिजिटल स्पेस क्या होता है? जहाँ पे कोई भी चीज़ आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई स्टोर डेटा रखी गई है, जैसे ईमेल के सर्वर्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स हो सकते हैं, आपकी जो वर्चुअल एसेट ओनरशिप हो सकती है, ये सारी चीज़ों को भी वो अभी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार को पावर दी गई है दैट दे कैन एंटर इनटू अग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो आया है इन इनकम टैक्स बिल, वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे अगर केंद्र सरकार चाहे, यानी कि जो भी असेसिंग ऑफिसर्स होंगे, अगर आपको नोटिस भेजेंगे डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल एक बनाया जाएगा जहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स को नहीं लगेगा। स्पेशल केसेस में, स्पेशली ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस में, नॉन रेजिडेंट्स के लिए और फॉरेन कंपनीज के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की अनुमति दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर इस बिल में क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स, हाउ डू वी एनालाइज इट। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो है ये है कि एक कंटिन्यूटी है, मैं कहूँगा पॉलिसी कंटिन्यूटी दी गई है, सडनली चेंज नहीं लाया गया। दिस वाज क्वाइट एंटिसिपेटेड ऑल्सो, क्योंकि जो पहला वाला इनकम टैक्स बिल था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं थे इन टैक्स स्लैब एग्जेंशन एक्सेट्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में भी कोई बदलाव नहीं था, तो कोई स्लैब में चेंज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है। इट इज़ जस्ट रैशनलाइजेशन, यानी कि सिंप्लीफाई किया गया। जैसे मैंने आपको बताया 800 से भी ज़्यादा सेक्शंस थे, अभी 536 सेक्शंस आ चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे डेफिनेशंस सेम रखे गए हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशंस को सिंप्लीफाई किया गया। आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल
इनकम टैक्स में यू हैव असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अलग अलग ईयर करके इस्तेमाल किया जाता है, तो नाउ इट विल बी कॉल्ड टैक्स ईयर। साथ ही साथ डिजिटल एम्पावरमेंट की गई है, फेसलेस असेसमेंट को भी अनुमति दी गई है, जैसे जो ऑनलाइन एसेट्स होंगे उनकी भी चेकिंग होगी, ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा मैं कहूँगा एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप ये है कि इट वॉज अ डेलिबरेटिव लॉ, मतलब इसके ऊपर ऑफकोर्स पार्लियामेंट में डिस्कशन डायरेक्टली नहीं हुई, लेकिन जो पुराना बिल था उसको एक कमेटी को दिया गया था और कमेटी ने ढेर सारी रिकमेंडेशंस की थी, उनमें से 280 से भी ज़्यादा रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया। सो वी कैन से इट्स अ डेलिबरेटिव काइंड ऑफ अ लॉ। लेकिन कुछ इश्यूज हैं। अब सबसे पहला इशू, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांजिशन का पीरियड जो है काफ़ी कम है, क्योंकि 6 से 7 महीनों में रेडी हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो अभी यूपीएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर रहे हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसकी इन डेप्थ स्टडी में ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस जो पुराने थे, जो कंटेंशियस थे, उनमें बदलाव नहीं आया है। स्पेशली कंफ्यूजन हो गया, इट शुड बी कंफ्यूजन। जैसे कि कैपिटल गेन से, कैपिटल गेन से सेम, और कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ हम लोगों ने इतनी बार इश्यूज देखा हुआ है कि कैपिटल गेन की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, राइट, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस तरह की जो कन्फ्यूजन होती रहती है, इट माइट स्टिल कंटिन्यू। इसके अलावा प्राइवेसी और मैं कहूँगा ड्यू प्रोसेस से जुड़े हुए इश्यूज ज़रूर आते हैं। क्योंकि जो अथॉरिटीज़ है, अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है अभी टू एंटर, सर्च बिल्डिंग्स एंड इवन ब्रेक ओपन लॉक्स। तो व्यक्ति का प्राइवेसी के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि द टैक्स अथॉरिटीज़ हैव बीन गिवन मोर पावर। एंड यहाँ पे जिस तरह की डिजिटल चेंजेस हम लोगों ने देखी हुई है, द सक्सेस ऑफ दिस एंटायर बिल, आई वुड से नाउ एक्ट, इट डिपेंड्स ऑन आईटी सिस्टम। और हम लोगों ने कई बार देखा है कि जैसे जैसे डेडलाइन आते रहती है, तो कई बार सर्वर्स जैम हो जाते हैं। यू डू अंडरस्टैंड दैट डेडलाइन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग इज September 15 दिस ईयर, सो यू विल फाइंड दोज प्रॉब्लम्स अगेन। तो वी नीड टू अपग्रेड आर IT सिस्टम्स ऑल्सो। तो जब वो होगा तो आई थिंक इनकम टैक्स एक्ट 2025 वुड बी मच मोर सक्सेसफुल। बट इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा कि अगले साल 1 अप्रैल से जो नए प्रोविजंस आएंगे, हाउ वुड स्पेशली दी ऑफिसर्स, आई वुड से IRS ऑफिसर्स हो गए, टैक्स के ऑफिशियल्स हो गए, और जो फाइलिंग कर रहे हैं वो भी कॉर्पोरेट साइड से भी CS एट्सेट्रा, हाउ वुड दे केटर टू इट वुड बी ऑब्जर्व। इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी आएगी, कमेंट्री आएगी, तो ज़रूर पढ़िएगा और अपना माइंडसेट डेवलप कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले बिल पे चलते हैं। अगला बिल, आई वुड से इट्स रन ऑफ द मिल। आई डोंट थिंक वी नीड एनी काइंड ऑफ एनालिसिस हियर। यहाँ पे केवल टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल आया है। आप जानते हो कि बजट में जो टैक्सेशन के प्रावधान आते हैं ना, उसके अंदर यहाँ पे कुछ बदलाव लाया गया है। क्या बदलाव लाया गया है? मैं कहूँगा एक तो एग्जेम्पशन दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। यहाँ पे अगर आप कोई पेमेंट करोगे इन दी NPS ट्रस्ट, तो दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स करके, ऑफ कोर्स लिमिट्स के साथ। इसके अलावा एग्जेम्पशंस फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जो बाहर देश वाले पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, यानी कि सरकार के जो फंड है, जैसे अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरबिया का होगा, उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है अप टू सर्टन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। इसके अलावा एक और जो चेंज लाया गया है वो है ब्लॉक असेसमेंट। अब आप जानते हो कि जो टैक्स असेसमेंट होती है वो सालाना होती है, इट हैपन्स फॉर फिस्कल, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में एक ब्लॉक को पकड़ा जा रहा है, यानी कि 6 साल की असेसमेंट भी हो सकती है। जिस किसी ने फाइलिंग नहीं किया है, फिर इश्यूज है, तो प्रिसीडिंग 6 ईयर्स उनको एक ब्लॉक असेसमेंट में डाला जा सकता है करके। सो दिस ब्रिंग्स मोर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग द बैकलॉग असेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सर इशू एरियाज क्या है, जैसे मैंने बताया रन ऑफ द मिल चेंजेस है, बट इशू एरियाज में वाई एग्जेम्पशन ओनली टू NPS सिस्टम, इट कैन बी फॉर अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स ऑल्सो, एक इशू हो सकता है। दूसरा है एग्जेम्पशन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को क्यों दिया गया, और स्पेसिफिकली कुछ देशों से ही क्यों दिया गया है, क्या इसके ऊपर विवाद हो सकता है, दैट माइट बी वन ऑफ द इशूज। एंड अगेन ब्लॉक असेसमेंट इज अ गुड स्टेप, ठीक है। तो चलिए अगले बिल पे चलते हैं। मैं कहूँगा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, इनफैक्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एंड
अनादर बिल रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ये दो बहुत ज़रूरी डिस्कशन है आज की चर्चा से। ठीक, हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाया गया और इमीडिएटली ये पास भी हो गया है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द नीड, क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में ज़रूर देखा होगा कि अलग अलग जो हमारे स्पोर्ट फेडरेशन हैं, हमारी जो स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज़ हैं, दे हैव बीन एम्ब्रॉयड इन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। हमारा जो फुटबॉल एसोसिएशन है दैट वाज एम्ब्रॉयड इन कंट्रोवर्सी। रेसलिंग फेडरेशन हो गया, रेसलिंग फेडरेशन में रेसलर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दी गवर्निंग बॉडीज़। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखी है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में स्पोर्ट्स गवर्नेंस को क्लीन अप करने की ज़रूरत थी, ज़रूरत है भी, क्योंकि जिस तरह की पावर स्ट्रगल चलती है स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज़ में, जिस तरह की इलेक्शन चलती है, कई बार हम लोगों ने इश्यूज इन गवर्निंग बॉडीज़ में देखे हुए। तो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स गवर्नेंस रिवैम्प कर रहा है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले द बिल प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज़। हमारे नेशनल ओलंपिक कमेटी बनेगी, ऑलरेडी है, देयर इज़ ऑलरेडी कमेटी, नेशनल ओलंपिक कमेटी एस्टैब्लिश करेंगे, नेशनल पैरालंपिक कमेटी सेपरेट बनाएंगे और अलग अलग डेजिग्नेटेड स्पोर्ट्स के नेशनल और रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस बनेंगे। जो ऑलरेडी है वो भी कंटिन्यू हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ये जो नेशनल बॉडीज़ बनेंगी वो कैसे स्ट्रक्चर होगी, इसमें बदलाव लाया गया और इन सारी बॉडीज़ के ऊपर एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड लाया गया। अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जो भी ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होंगे, स्पोर्ट बॉडी होंगी ना, तो इनकी जो जनरल बॉडी होगी वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम एफिलिएट मेंबर्स एंड अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे कि ट्रेजर एट्सेट्रा। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी 15 मेंबर उसमें होंगे और जिसमें से 2 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स होंगे। अब यहाँ पे नोट करना है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही स्पोर्ट्स पर्सन को ही एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है और 4 महिलाएं भी होंगी। तो 15 लोगों में 2 स्पोर्ट्स पर्सन और 4 महिला एटलीस्ट, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। इसके अलावा इन गवर्निंग बॉडीज़ के ऊपर, यानी कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गए, रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गए, इनके ऊपर होगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा, जिसके अंदर चेयरपर्सन्स और प्रिस्क्राइब्ड मेंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। एक स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल बनाने की बात की गई है। इट इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश अ नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए डिस्प्यूट जाएंगे इट विल गो टू नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। इसके अलावा जो इलेक्शन होगा नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ का, जैसे कि रेसलिंग फेडरेशन, बैडमिंटन फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन, राइट। क्रिकेट में तो यू डोंट नो देयर इज BCCI। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या क्रिकेट का भी स्पोर्ट्स फेडरेशन बनेगा? विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एक नेशनल पैनल बनाएगा जो अलग अलग नेशनल स्पोर्टिंग बॉडीज़ की जो इलेक्शन होती है, टाइमली इलेक्शन होती है, उसको ओवरसी करेंगे। ऑलराइट। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट अ नेशनल बॉडी और इट्स अफिलिएट फ्रॉम एनी और ऑल ऑफ प्रोविजंस ऑफ द बिल। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी नेशनल बॉडी को एग्जेम्प्ट कर सकता है इस बिल के प्रावधानों से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बड़ा क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में होगा वो है BCCI वाला, ठीक है। अब नोटेबल फीचर ये है कि BCCI विल नाउ कम अंडर द स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। नाउ इट इज़ एन एक्ट फॉर श्योर। BCCI तमिलनाडु सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में एक बॉडी है, एक सोसाइटी है और इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड बाय एनी स्पोर्टिंग फेडरेशन और रादर इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज से इंडियाज़ क्रिकेट फेडरेशन, ठीक है। तो एक बार जब ये एक्ट बन गया तो BCCI को रिकग्निशन चाहिए स्पोर्ट्स बॉडी से। तो शायद नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जब बनेगा, सॉरी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड से, तो जब नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा तो वो BCCI को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो खुद ही इंडिया की क्रिकेट फेडरेशन है, फिर इंडिया की क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है। तो BCCI इटसेल्फ कैन बी वन ऑफ द NSF। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर BCCI हमारे देश का क्रिकेट का स्पोर्ट फेडरेशन बनेगा, क्रिकेट का बोर्ड तो है ही, तो क्या वो RTI के अंडर आएगा? क्या सारे रूल्स लगेंगे? बिल्कुल। जैसे देखिए नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल तो रहेगा तो BCCI के सारे डिस्प्यूट नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, लेकिन क्या वो RTI के अंडर आएगा? ये कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट हो रहा है ऑलरेडी। BCCI को RTI के अंदर लाने के लिए बहुत सारे केसेस किए गए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है, कई सारे ऑर्डर्स भी आ चुके हैं,
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑर्डर भी है, कोर्ट से भी ऑर्डर आ चुका है, बीसीसीआई शुड बी अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई, बट कहीं ना कहीं दिस बिल ऑल्सो एग्जेम्प्ट्स इट। क्यों? क्योंकि आरटीआई के अंडर आने के लिए दिस बिल डायरेक्टली लिंक्स द स्पोर्टिंग फेडरेशन विथ द गवर्नमेंट फंडिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है, ठीक है सर, मतलब ये हमारे देश के स्पोर्टिंग गवर्नेंस को रिवैम्प तो कर ही रहा है, पूरा का पूरा जो हमारा ये आइडिया है इट इज़ कीपिंग इन माइंड 2036 ओलंपिक्स, राइट? तो सर इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए फ़ायदे तो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बन रहा है, वो अभी एक ओवरसाइट बॉडी रहेगी जिसकी नज़र अभी सभी के सभी फेडरेशंस के ऊपर रहेगी। कोई भी स्पोर्ट का फेडरेशन होगा, कोई भी रीजनल फेडरेशन भी है, उसके ऊपर नज़र ज़रूर रहेगी। फेयर रिप्रेजेंटेशन दी गई है बोर्ड के अंदर, एथलीट्स को ही रिप्रेजेंटेशन दी गई है, वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आया है जो स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल बनेगा, सो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमें दे सकता है। और जो पूरा का पूरा जो बिल है ना, इट अलाइंस विद द ओलंपिक नॉर्म्स एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ एथलीट सेंट्रिसिटी यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन्स को, एथलीट्स को यहाँ पे सेंटर में रखा गया है, उन्हें भी गवर्नेंस में भाग मिलना चाहिए, ये ज़रूर देखा गया। इसके अलावा ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी तो है ही, सारे के सारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस दे विल बी अंडर द आरटीआई। एग्जेम्पशन मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो दे विल बी अंडर आरटीआई, दे विल बी मोर अकाउंटेबल एंड देयर वुड बी ओवरसाइट नाउ फ्रॉम द सेंट्रलाइज बॉडी दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है। लेकिन कुछ इश्यूज भी हो सकती हैं। अब इशू क्या है? क्योंकि इस पूरे मामले में जब भी हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ भी हमें क्या कहती हैं कि स्पोर्टिंग बॉडी को ना ऑटोनॉमी होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर सेंट्रलाइजेशन हो चुका है और इट रिस्क्स ऑटोनॉमी। अब इस एक्ट के आने के बाद जिस तरह की वर्किंग चलेगी उसके बाद हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि वेदर दी डिफरेंट फेडरेशंस आर ऑटोनमस और नॉट, बट सेंट्रलाइजेशन तो होगा, यानी कि केंद्र सरकार का दबदबा ज़रूर होगा सारे के सारे स्पोर्ट्स में। तो फेवरेटिज्म का एक रिस्क ज़रूर हो सकता है। अब सर फेवरेटिज्म का रिस्क मतलब क्या है, थोड़ा समझाइए। देखिए उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया कि रेसलिंग फेडरेशन में आपने देखा कि आई थिंक पिछले 1-2 साल से आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन है उसके साथ बहुत सारी इश्यूज चल रही थी। अलग अलग जो रेसलर्स थे वो भी रास्ते पे उतर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। आपने ज़रूर उस न्यूज़ को फॉलो किया होगा। तो अब समझ लीजिए मुझे रेसलिंग फेडरेशन की इलेक्शन होने वाली है या फिर उस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करना है, उस फेडरेशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है, वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए करके बताया। तो क्या किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट पर्सन को सपोर्ट किया जाएगा? इस तरह की चीज़ें हो सकती है, राइट। तो रिटायरमेंट की एज बढ़ाई गई है, अभी तक 70 ईयर्स रिटायरमेंट एज था। आपने देखा कि रिसेंटली बीसीसीआई के भी जो चेयरमैन है रॉजर बिन्नी, उन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया बिकॉज ही रीच द एज ऑफ 70। बट यहाँ पे स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल इस रिटायरमेंट एज को 75 बनाता है, ठीक है। तो इनिशियली देयर वाज अ कन्फ्यूजन बट लेट्स सी हाउ इट विल वर्क आउट, हाउ इट विल पैन आउट। और एक बहुत बड़ी कनंड्रम है, बहुत बड़ी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू बीसीसीआई, क्योंकि हमारे देश में जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है तो सबसे पहले तो ज़बान पे क्रिकेट ही आता है। क्रिकेट ही है जो, क्रिकेट इज़ लाइक रिलीजन इन इंडिया। तो क्रिकेट को किस तरह से नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के अंडर लाया जाएगा, इसके ऊपर सभी की नज़र रहेगी, क्योंकि अगर उसको स्पेसिफिक एग्जेम्पशन मिली देन इट माइट लीड टू सम सॉर्ट ऑफ डोमिनो इफेक्ट और इश्यूज विद अदर फेडरेशंस। एंड अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन की चैलेंजेस तो रहेंगी कि क्या सारे के सारे स्पोर्ट्स फेडरेशंस इसको मानेंगे। विल इट लीड टू मोर एंड मोर जुडिशियल स्क्रूटिनी, क्योंकि ऑफ कोर्स अलग अलग फेडरेशंस हो गए, बॉडीज़ हो गए, दे कैन ऑलवेज गो टू जुडिशरी। एंड अभी सबसे पहले आपको बताना है कि जो भी बिल यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, जो एक्ट तो बन गए, ऑफ कोर्स ये चैलेंज तो होंगे ही, ठीक है। तो जुडिशियल स्क्रूटिनी तो इनके ऊपर चलेगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, ठीक है। इसके अलावा एक और बिल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट। ये भी एक लैंडमार्क बिल है पूरे के पूरे स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए। हमारे देश में एंटी डोपिंग से जुड़े हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं। अब मोटा मोटी मैं कहूँगा ये जो अमेंडमेंट आया है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 का था, उसके अंदर संशोधन हुआ है।
किया क्या गया है कि द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन अलाइंड विथ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग बॉडी WADA के अनुसार अभी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं। यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि अपील बोर्ड बनाए। मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो हमारी बॉडी होगी, एक नई बॉडी एस्टैब्लिश करेंगे, उसके डायरेक्टर जनरल को और नाडा के मेंबर्स को ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस होगी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया है इन द नेशनल एंटी डोपिंग बिल इज नाउ एनी पर्सन कैन फाइल एन अपील विथ कैस, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स है स्विट्जरलैंड में। तो अपील पैनल के वर्डिक्ट के खिलाफ डायरेक्टली कैस में जा सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस आ चुके हैं, क्लियरली डिफाइन किए गए हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जैसे कि ड्रग्स वगैरह उसकी बॉडी में मिले, अगर वो इस्तेमाल करने की अटेम्प्ट भी करे, अगर वो टेस्ट से भागे, इस तरह के रूल्स आ चुके हैं, उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी। इसके अलावा हमारी जो डोपिंग की टेस्ट एजेंसीज है, मैंडेटरी उन्हें एक्रेडिटेशन लेना पड़ेगा, उन्हें एक्रेडिट होना पड़ेगा फ्रॉम द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोटा मोटी इस बिल में हुआ क्या है दैट वी हैव अलाइंड आर एंटी डोपिंग एक्ट विथ वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड। WADA का जो एंटी डोपिंग कोड है उसके लाइन में हम लोगों ने लाया हुआ है। अब चेंजेस क्या हुई है, एट दी हाईएस्ट लेवल, वर्ल्ड लेवल, दैट इज WADA, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इंडिया में अभी तक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी थी 2022 से ही। एंटी डोपिंग एजेंसी जब भी किसी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, समझ लीजिए डोपिंग मतलब कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लिया है, उसके ऊपर टेस्ट होगी, तो उनके खिलाफ एक एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल की सेटअप करेगी। तो पैनल वर्डिक्ट देगा टेस्ट होने के बाद कि वेदर दे हैव यूज्ड इट और नॉट, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का। तो डिसिप्लिनरी पैनल विल गिव द वर्डिक्ट। अब उस डिसिप्लिनरी पैनल के वर्डिक्ट को अपील कर सकते हैं हम लोग। एक नया नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको पावर दी गई है कि एंटी डोपिंग अपील पैनल बनाए। तो अभी डिसिप्लिनरी पैनल से एंटी डोपिंग पैनल जाएगा, एंटी डोपिंग पैनल से WADA डायरेक्टली जा सकते हैं या फिर कैस को भी जा सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो नेशनल टेस्टिंग लैबोरेटरीज है उनको एक्रेडिट होना है फ्रॉम WADA। ये चेंजेस लाई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट बिल, दैट इज रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल्दो बिल तो बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन इसके रिपरकशंस को ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग हो गया, जो ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री थी इंडिया में काफ़ी बड़ी हो गई थी। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में वो जो ड्रीम 11 हो गया, या फिर जो लूडो के गेम्स हो गए, या फिर आपकी जो रम्मी के गेम्स हो गए, आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे, खेले होंगे। अभी फ़िलहाल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑल ऑफ देम हैव क्लोज्ड आउट मनी गेम्स। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया है और वो पास भी हो चुका है। ये जो बिल है इट प्रोहिबिट्स, कंप्लीट बैन है ऑनलाइन मनी गेम्स के ऊपर। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक डिमार्केशन की गई है ऑनलाइन मनी गेम्स और ई स्पोर्ट्स के बीच। अब नोट करना है, ऑनलाइन मनी गेम के ऊपर प्रतिबंध है और ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। अब ये ई स्पोर्ट क्या होगा? ई स्पोर्ट विल बी एन ऑनलाइन गेम जिसके अंदर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं और जो रिकग्नाइज किया जाएगा अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। ध्यान रखना है, ई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ध्यान रखना है, ई स्पोर्ट जो अभी ऑफर करेंगे जो अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, वो किसी वन टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए, वन टाइम एक्सेस के लिए आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन पैसा लगा के गेम नहीं खेल सकते। ध्यान रहेगा, यानी कि कंप्लीट बैन हो चुका है, लेकिन ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अलावा हमारे देश में एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेटअप करेगी, जो ई स्पोर्ट्स को और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देंगे
उससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग एकेडमी सेटअप करेंगे, ई स्पोर्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करेंगे। अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग बिल को वॉयलेट करेगा तो उन्हें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लग सकता है। ऑनलाइन गेमिंग वाली एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, उस पर भी अलग अलग पेनाल्टीज डिफाइन की गई है। ठीक है, अब इससे आपको समझ में क्या आया है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम हैव गॉन। अब पहले डिस्टिंक्शन हुआ करता था लक वाले गेम्स और स्किल वाले गेम्स, अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लक गेम हो, स्किल गेम हो, ऑनलाइन पैसा लगाकर नहीं खेल सकते हैं। जैसे कि वो आपने देखा होगा, MPL हो गया, ड्रीम 11 हो गया, पोकरबाजी हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में बने हुए थे, पैसा लगाकर अब नहीं खेल सकते। ठीक है, अब बैन क्यों हुआ है? सरकार इस पर्टिकुलर बिल को कहती है नेशनल बिल है, नेशनल वेलफेयर के लिए बिल है। ठीक है, गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये है कि जो रियल मनी के गेम्स होते हैं वो 2 प्रॉब्लम करते हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा है पब्लिक हेल्थ। अब नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग ऑफिशियल्स ने बताया कि जो पैसा इन बड़े बड़े कंपनीज में लगा हुआ है, पैसा जो लगता है, मनी लॉन्डर करते हैं, टैक्स इवेड करते हैं। आपने देखा होगा कि आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी एक बहुत बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा GST बिल गया था, आई थिंक 1.5 ईयर्स बैक। ठीक है, क्यों? क्योंकि GST इवेड कर रहे करके, तो टेरर फाइनेंसिंग में ये मनी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह की रीज़न बताई गई है। दूसरा रीज़न है ऑफकोर्स जो सोसाइटल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ऑनलाइन गेम में अगर आप पैसा लगा के खेल रहे हो तो एडिक्शन हो सकती है, ढेर सारा पैसा लॉस हो सकता है, फैमिली डिसरप्शन हो सकती है। अगर आप देखोगे अलग अलग राज्यों में सुसाइड भी काफ़ी हो चुके हैं कनेक्टेड टू दीज ऑनलाइन गेम्स, स्पेशली इन तमिलनाडु। इसके अलावा यू डू अंडरस्टैंड कि दिस ऑनलाइन गेमिंग इज़ ऑलरेडी बैंड इन मैनी स्टेट्स, जैसे कि तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दे हैव ऑलरेडी बैंड दीज ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि हमारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी बूमिंग थी इंडिया में। आप जानते हो कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी के ऊपर भी जो स्पॉन्सर था वो भी एक ऑनलाइन गेमिंग वाला ही था, ड्रीम 11। दे हैव नाउ गॉन बैक, तो अभी नया स्पॉन्सर आएगा शायद। आपको ध्यान रखना है कि एक्सपर्ट्स बताते हैं द रेवेन्यू लॉस कुड गो अप टू द ट्यून ऑफ मोर देन 10,000 करोड़। 10,000 से 20,000 करोड़ के बीच रेवेन्यू लॉस हो सकता है हर साल सरकार को। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस शटडाउन हो सकते हैं। आप जानते हो कि बहुत सारे इसमें प्लेयर्स आ चुके थे, जैसे मुझे याद है वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेयर्स वाज ड्रीम 11, बट उसके बाद माई 11 सर्कल, अलग अलग विंजो हो गया, आपकी बहुत अलग अलग प्लेयर्स आ चुके थे, स्टार्टअप्स आ चुके थे। तो मोस्टली मैनी ऑफ देम वुड बी क्लोजिंग, और जो यहाँ पे काम कर रहे थे तो उनके भी जॉब्स जा सकते हैं। FDI कम हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही थी इंडिया में, तो अभी वो थोड़ा सा स्टॉप हो सकते हैं, इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इट ब्रिंग्स अस टू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, शुड देयर बी कंप्लीट बैन और शुड बी रेगुलेटेड? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, सरकार ने तो बताया इसको एक नेशनल इंटरेस्ट लेजिस्लेशन बताया है। ठीक है, स्पीकर ने ये टिप्पणी की थी, ये हमारे देश के हित में है, क्योंकि एक तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल और इमोशनल कोलैप्स से जो फैमिलीज़ के ऊपर डिसरप्शन होता है उससे भी हम लोग बच जाएंगे। ऑफ कोर्स अभी इसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटिनी तो चलेगी, लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है कि बिल को बनाया गया है, आई थिंक इवन जुडिशियल स्क्रूटिनी भी ये पास कर जाना चाहिए। दैट वुड बी माई गेस, बिकॉज ये जो रेगुलेशन बताया गया है, दे हैव बैंड मनी, पैसा लगाकर बैन किया गया। अगर आप चाहो तो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं ड्रीम 11 का एग्जांपल ले लूँ तो वहाँ पे पैसा लगा के आप नहीं कर सकते। अगर प्रैक्टिस गेम चलते थे शायद वो अभी भी चलेंगे। दैट्स द बेसिक आइडिया। ठीक है, कि यहाँ पे जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, इट माइट स्टैंड द जुडिशियल स्क्रूटिनी इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हम सभी के सामने, सर किसी भी चीज़ को अगर कंप्लीट बैन करेंगे तो उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बिल्कुल, देखो कंप्लीट बैन करोगे तो ऑपरेशंस अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अब इसके अलावा एक और इशू भी आ जाता है कि ये जो गेमिंग वाला इंडस्ट्री है फेडरल इशू कर देता है, क्योंकि स्टेट्स के पास इसका कंट्रोल होना चाहिए। और आप जानते हो कि अलग अलग स्टेट्स में ऑफलाइन गेमिंग अलाउड है,
जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं गोवा का एग्जांपल, तो गोवा में आपकी ऑफलाइन गैम्बलिंग होती है, ऑफलाइन गेमिंग हो सकती है, तो ऑफलाइन चीज़ें चलती हैं, ऑनलाइन बैन है ना। जैसे बेंगलुरु में हमारे यहाँ पे वो एक रेस कोर्स है ना, बड़ा सा रेस कोर्स जहाँ पे घोड़े की रेस चलती है, तो ऑफलाइन गेम्स आर अलाउड, उस पर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे नहीं। सो दैट डिस्टिंक्शन कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एक चीज़ हो सकती है कि ऑपरेशंस अंडरग्राउंड जा सकते हैं। अब इसका टिपिकल एग्जांपल है चाइना का। चाइना ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे ब्लैक मार्केट एमर्ज हो गया है, जहाँ पे यूजर्स आर नाउ एक्सपोज टू न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो ब्लैक मार्केट या फिर अंडरग्राउंड ऑपरेशंस रन होना शुरू हो जाएंगे, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ का अलग मॉडल है, डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ डिफरेंट मॉडल, दे गो फॉर अ रेगुलेटेड बेटिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग मार्केट। जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया। यूएस में ऑल्दो कुछ कुछ स्टेट्स हैव स्ट्रिंजेंट रूल्स, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स डू अलाउ फॉर ऑनलाइन गेमिंग, इवन मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग को अलाउ ज़रूर करते हैं। अब सेफ गार्ड्स होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे कि किस तरह के सेफ गार्ड्स लाए जा सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव सम सॉर्ट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन हमारे पास है, आधार में बायोमेट्रिक डेटा पड़ा हुआ है। इसके अलावा ऐप्स में ही गाइडलाइंस है कि बहुत ज़्यादा मत खेलें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट अगेन रेगुलेटेड अप्रोच टू सच थिंग्स इज़ मच बेटर देन अ कंप्लीट ब्लैंकेट बैन। अब देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जब मैं रिसेंटली रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो वहाँ पे अलग अलग कंपनीज की ले ऑफ के बारे में भी खबरें आने लगी कि डिफरेंट कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल। आई रेड अबाउट MPL, आई रेड अबाउट डिफरेंट कंपनीज। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट एंड विल ऑल्सो वेट फॉर जुडिशियल स्क्रूटिनी। बट अगेन देर आर टू साइड्स टू द स्टोरी, और एज अ UPSC एस्पिरेंट आपका यही काम है कि आपको दोनों पहलू समझने हैं और एक अच्छा वे फॉरवर्ड डेवलप करना है, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। MMRDA, एक्चुअली इट इज़ MMDRA बिल। मैं MMRD लिख चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो था, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया। अब अमेंडमेंट क्यों किया गया है, ध्यान रखना है कि जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है रिसेंट टाइम्स में, स्पेशली हम लोग जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या अमेंडमेंट किया गया? सबसे पहले जो ऑलरेडी लीज होल्डर्स है ना, समझ लीजिए एक कोई कंपनी है जिनके पास लीज है एक पर्टिकुलर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का, समझ लीजिए कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने का। अब उसी लीज के साथ आप क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा रॉयल्टी के। तो ये इंसेंटिवाइज करेगा प्रोडक्शन को, लीज होल्डर्स को। दे कैन ऐड मिनरल्स विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा रॉयल्टी, स्पेशली क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारा नेशनल मिनरल ट्रस्ट था, उसको रिवैम्प किया गया है, उसको रीनेम किया गया अभी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट करके, और जो रॉयल्टी थी उसको बढ़ाया गया है 2% से 3% तक। सो ये जो ट्रस्ट है, दे विल गो फॉर वेलफेयर ऑफ द अफेक्टेड एरियाज एंड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स। आप जानते हो थ्रू दोज फोरम्स पैसा डिस्बर्स किया जाएगा फॉर वेलफेयर ऑफ द अफेक्टेड एरियाज। इसके अलावा कैप को रिमूव किया गया है ऑन कैप्टिव माइंस। अभी कैप्टिव माइंस क्या होते हैं, समझ लीजिए मेरी एक कंपनी है, इमेजिन दैट आई हैव अ स्टील प्लांट, ठीक है। अब स्टील प्लांट चलाने के लिए मुझे कोयला चाहिए, तो मुझे स्टील, एक तो स्टील मतलब यानी कि आयरन माइनिंग का तो मुझे लीज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ मुझे कोल माइनिंग का भी लीज मिलेगा, और वो जो कोल माइन करूँगा वो मैं अपनी प्लांट के लिए इस्तेमाल करूँगा, उसको कहते हैं कैप्टिव माइन। तो पहले क्या हुआ करता था कि 50% का सेल लिमिट हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया, यानी कि कैप्टिव माइंस कैन बी नाउ यूटिलाइज्ड कंप्लीटली। इसके अलावा डीप सीडेड मिनरल्स के लिए देयर विल बी वन टाइम लीज। जो डीप सीडेड मिनरल्स, जैसे हम लोग ओशन में कहते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स या फिर दूसरे डीप सीडेड मिनरल्स हैं, उनकी लीज के लिए एक्सटेंशन मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव आ रहा है, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनरल एक्सचेंजेस। मिनरल एक्सचेंजेस अब हमारे देश में रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जिससे कि
जिससे कि मिनरल्स के ऊपर ट्रेडिंग हो सकती है। आप जानते हो जैसे वी हैव डिफरेंट कमोडिटी एक्सचेंजेस, वी हैव एनर्जी एक्सचेंज, वी हैव कमोडिटी एक्सचेंज, वैसे ही मिनरल एक्सचेंजेस आ जाएंगे जहाँ पे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी। जो भी एक्सचेंज से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी ना कि अलग अलग डेरिवेटिव्स हो गए, कॉल ऑप्शंस एटसेट्रा, पुट ऑप्शंस, इस तरह की चीज़ें आपकी मिनरल एक्सचेंजेस पे चलेंगी। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ दी चेंजेस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्लोजली देखेंगे तो प्राइमा फेस ही लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई हैं कि हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल्स को प्रमोट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हम लोग बनना चाहते हैं। ऑलरेडी जिस किसी के पास लीज है तो वो एक्स्ट्रा मिनरल्स को ऐड कर सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना किसी रॉयल्टी के, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स को। लीज मैनेजमेंट को भी सिंप्लीफाई किया गया है, एक्सटेंडेड लीज दी जा रही है, मिनरल एक्सचेंजेस बना रहे हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट ज़रूर मिलेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू मिनरल्स करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन इशू एरियाज भी आएंगे। अब सबसे पहला इशू है ये है कि जो माइंस एंड मिनरल्स है, इट्स अ फेडरल इशू, यानी कि स्टेट्स को भी पावर है यहाँ पे। लेकिन ये पूरे के पूरे चेंजेस जो आ रहे हैं वो सेंटर से आ रहे हैं, ठीक है। सो फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ एक एंगल ज़रूर है यहाँ पे कि स्टेट्स की ऑटोनॉमी को, स्टेट्स की से को कहीं ना कहीं सेंटर ने इंक्रोच कर लिया। इसके अलावा जब भी हम लोग माइनिंग की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह की माइनिंग की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी है, एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा सा कम ही फोकस होता है। तो अगर एक तरफ माइंस एंड मिनरल्स की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो एनवायरनमेंटल रिस्क तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा अनइवन इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है अलग अलग राज्यों में। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि मिनरल से जुड़ा हुआ, माइन से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो टिपिकली रिसोर्स रिच रीजन्स हैं हमारे देश में, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको, उड़ीसा का जो छोटा नागपुर प्लेटू वाले स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एटसेट्रा स्टेट्स रिसोर्स रिच हैं, बट कहीं ना कहीं उसका आउटपुट उन्हें नहीं मिला है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है, दिस अमेंडमेंट कैन एग्जैजरबेट द प्रॉब्लम मोर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिनरल एक्सचेंजेस आ रहे हैं तो मार्केट मैनिपुलेटर्स भी राइज हो सकते हैं, तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ा डेंजर यहाँ पे हो सकता है मोनोपोली स्पेशली ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। जिस किसी कंपनी को लीज दिया गया है, अगर समझ लीजिए उन्होंने दूसरे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना भी शुरू कर दिया है, देन दे कैन बिकम अ मोनोपोली, एंड मोनोपोली इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। आपको पता है, ठीक है। मोनोपोली हो या फिर इवन डुओपोली हो, इट्स नॉट रियली गुड फॉर द इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो अभी बदलाव भी हुए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं लोकल जॉब्स और कम्युनिटी राइट्स के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं आई है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि जो ट्रस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस बने हुए हैं, वहाँ पे लोकल जॉब्स और कम्युनिटी राइट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया गया। वी हैव टू वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट फॉर श्योर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द चेंजेस इन द माइंस एंड मिनरल्स, MMDRA आप कह सकते हो, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट बिल, दिस इज अ रन ऑफ द मिल बिल, एक्चुअली IIM अमेंडमेंट बिल। हमारा ऑलरेडी जो IIM एक्ट है, उसके थ्रू सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हम लोग बनाते हैं। तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, वहाँ पे बस ये बताया गया कि एक नई IIM आ जाएगी। जो नई IIM आएगी, दैट वुड बी IIM गुवाहाटी, 22वीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होगी। नॉर्थ ईस्ट की सेकेंड है आफ्टर IIM शिलोंग। इसके अलावा कुछ और चेंज किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिटर करके घोषित कर दिया गया। तो हर IIM, एवरी IIM विच इज मैंशनड इन द IIM एक्ट, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी विजिटर, और एज अ विजिटर उनके पास पावर होगा। क्या होगा? जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे हर एक IIM के, अगर वो किसी भी IIM डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, फिर उनको रिमूव कर रहे हैं, तो अप्रूवल होनी चाहिए विजिटर की, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर अभी मिल चुके हैं, यानी कि मैं कहूँगा सरकार को ज़्यादा पावर मिल चुके हैं फॉर अपॉइंटिंग और रिमूवल ऑफ एन IIM डायरेक्टर। इसके अलावा IIT गुवाहाटी को डायरेक्टली सेंट्रल फाइनेंशियल ग्रांट अप्रूव की गई है 550 करोड़ की अगले 5 सालों में, और ये हेल्प करेगा उसकी डेवलपमेंट में, उसके ऑपरेशन सेटअप में,
ठीक है. अब आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव चेंज दैट हैज़ बीन ब्रॉट, बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट वन थिंग. जैसे हम लोगों ने देखा है विद द IITs, है ना, जो पहले कोर IITs थी, अभी भी वो कोर IITs और न्यू IITs का कॉन्सेप्ट चलता है. वी नीड टू एंश्योर दैट डज नॉट हैपन विद द IIMs, क्योंकि नए IIMs आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नए IIMs आए हैं दे आर नॉट वेल ऑफ और दे आर नॉट बेटर देन द ओल्ड IIMs करके. दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट एंड एंश्योर दैट जो नए IIMs बन रहे हैं दे आर ऑन पार और दे आर गाइडेड बाय द ओल्ड IIMs so that they can also reach to peaks. ठीक है. सो these are the changes or these are the bills. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ और भी बिल्स पास हुए हैं. लीडिंग बिल, शिपिंग बिल, पोर्ट बिल भी पास हुए. दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन दी older sessions, but again if you want a discussion on that, do let me know in the comment section. And that's the completion of our monsoon session analysis, and let me know your feedback on this particular session. Thank you very much. और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ऑन सोशल मीडिया, @Rahul Sai 222 is my social media ID, and please like and share the videos and also subscribe to Rahul Verse. Thank you again. Jai Hind.